नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर अपना चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने बहुत कुछ चीज़ें पहले से अलग अगले वीडियो में हमने समझ लिए हैं। आज हम इस टॉपिक का एक छोटा सा पॉइंट है सस्पेंस अकाउंट, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका वर्ड है सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट हिंदी में बोलते हैं उसको उचंती खाता या भूल चूक खाता। वैसे उचंती और भूल चूक होता क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट, हम ट्रायल बैलेंस समझा था। ट्रायल बैलेंस एटलीस्ट हम बनाते क्यों हैं? तो हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया उसका कारण था आपकी गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। हमने जो आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाए हैं उसके अंदर किसी प्रकार की गणितीय अशुद्धि नहीं हो, उसी की पुष्टि के लिए हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है कि जो आपने जर्नल की एंट्री करी है, जो आपने लेजर बनाई है, उसमें किसी प्रकार का अमाउंट मिस्टेक नहीं किया है। इस बात के लिए, इस बात की श्योरिटी के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे सावधानी बरतते हुए भी हमारे पास कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है। हो सकता है आपने जर्नल में कोई अमाउंट लिखना भूल गए, हो सकता है आपने जर्नल में कोई गलत अमाउंट लिख दिया है, कहीं लेजर में आपने गलत साइड में अमाउंट पोस्टिंग कर दी। मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो हमारे पास अशुद्धि का रूप लेकर सामने क्रिएट हो जाती है। जब हम तलपट बना रहे हैं, हमने तलपट बनाया है, उस समय हमने बहुत ही ध्यान से काम किया, फिर भी हमारी तलपट का टोटल नहीं आ रहा है। बहुत प्रयास कर लिया, एक बार नहीं, आपने 10 बार प्रयास कर लिया, फिर भी आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है। उस समय उस अमाउंट को एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं जिसको आप इन फ्यूचर ढूंढने की कोशिश करोगे, और वो अकाउंट होता है सस्पेंस अकाउंट, उचंती खाता जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन के तौर पर हम यही लिखते हैं कि जब संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी तलपट की दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है, उस समय अंतर की राशि जिस खाते में हस्तांतरित की जाती है उसे उचंती खाता कहते हैं। एक बार फिर मैं उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब संपूर्ण प्रयास करने के बाद, संपूर्ण मतलब जितने ट्राई कर सकते थे आप, जिस प्रकार से ट्राई कर सकते थे सारे ही ट्राई कर लिया आपने, उसके बाद भी आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आता है, तो अब एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट उस समय तक आपके पास रहेगा जब तक कोई अशुद्धि नहीं मिलती है। जैसे ही आपकी अशुद्धि मिलेगी इस अकाउंट को हम राइट ऑफ कर लेंगे। तो आज हम इस सस्पेंस को कैसे खोलना है, कैसे काम करना है, उसके लिए एक सवाल को ट्राई करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखा रहा हूं, उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आप बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका प्रश्न संख्या ये वाला, आप अपने स्क्रीन से इस प्रश्न को देखिएगा। आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा है एक अनुभवहीन लेखाकार 31 दिसंबर 2010 को बनाए गए तलपट को ही प्रारूप बनाकर आवश्यक टिप्पणियां दीजिए। देखिए, आपके पास छोटा सा प्रश्न नहीं है, इसके साथ में इसका सेकंड पार्ट और है, वो भी अभी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देखिएगा कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जो बिल्कुल ही गलत बनाया है। जो आपका अकाउंटेंट था बिल्कुल अनुभवहीन था, उसे ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आता था, उसने ये ट्रायल बैलेंस ट्राई किया है। आपके पास अलग अलग अकाउंट दिए हैं, एक साइड में आपको क्रेडिट बनाया, एक साइड में डेबिट बनाया है। आप देख पा रहे हो आपके पास में सबसे पहले लिखा है लोन फ्रॉम ए, फिर लिखा लोन टू बी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद आपको दूसरा अकाउंट देखना है, देखिएगा। उसके बाद ये अलग अलग अकाउंट और आपको दिए हुए हैं जहां इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस क्लेम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, डिस्काउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अलाउड, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, कार्टेज, डेटर्स, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कुछ क्रेडिट में, डेबिट में। देखो, इन्होंने गलत बनाया है, हमें इसको सही करना है। और सही किस तरह से करेंगे आप बोर्ड में समझने की कोशिश करना है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा हल करके बता रहा हूँ, आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाकर उसके अंदर जितने अकाउंट दिए हो उन सबको लिखना होगा। हम पहले सारे अकाउंट लिख देते हैं और फिर उनका नेचर समझते हैं, उनका अमाउंट फिलअप करेंगे। आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो आपके बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। आप सबसे पहले ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन
31 मार्च 2010। देखिए हमेशा ट्रायल बैलेंस किसी फिक्स डेट को बनता है, किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। आपका पहला कॉलम होता है एसआर नंबर, दूसरा लिखते हो नेम ऑफ लेजर अकाउंट, उसके बाद एलएफ, और अमाउंट के 2 कॉलम करना है आपको, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपने जितने भी अकाउंट थे उन सारे अकाउंट को आप सीरियल वाइज यहाँ लिखना स्टार्ट करोगे। मैं सारे अकाउंट लिख रहा हूं, उसके बाद उनका एक एक का नेचर समझते हो, उसका अमाउंट फिलअप करेंगे। सबसे पहले लिखा लोन फ्रॉम ए, सेकेंड है आपके पास में लोन टू बी, थर्ड है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा ताकि आपके पास में ये काम बाद में लिखना नहीं पड़े, रिटर्न इनवर्ड। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। फिर आपका आता है रिटर्न आउटवर्ड। मैं सारी चीजें बता दूंगा ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसका नेचर कैसे क्या होता है। आप इस ट्रायल बैलेंस को अकॉर्डिंग टू नेचर फिलअप करते हो। नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर है आपके पास इंश्योरेंस क्लेम। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है आपके पास में ट्रैवलिंग के बाद रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। नेक्स्ट है उसके बाद में डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर आपके पास में आता है ट्रेड एक्सपेंसेस। उसके बाद ट्रेड के बाद में आता है आपके पास में इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड। उसके बाद में है आपके पास में इंटरेस्ट के बाद है डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका कार्टेज, कार्टेज। फिर आपके पास कार्टेज के बाद में आता है आपका पोर्ट चार्ज, डेटर्स, डेटर्स। फिर है पोर्ट चार्जेज। नेक्स्ट आपके पास में पोर्ट चार्ज के बाद में आता है रॉयल्टी। नेक्स्ट आता है रॉयल्टी। फिर है आपके पास रॉयल्टी के बाद में आता है आपका प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड। उसके बाद में है आपका कार्टेज कैरेजेज इनवर्ड, कैरेजेज इनवर्ड। फिर है कैरेजेज आउटवर्ड। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। फिर आपके पास में कैपिटल। फिर है आपके पास परचेज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल्स एंड लास्ट। हाँ, अब देखिए आपके पास इतने सारे अकाउंट हैं, इनका नेचर समझते हुए इनका आपको अमाउंट फिलअप करना होगा। देखिए सबसे पहला अकाउंट लोन फ्रॉम ए। लोन फ्रॉम ए का मतलब होता है ए से लोन लिया। जब हम किसी पर्सन से लोन ले रहे हैं इसका मतलब वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, और जब हम किसी पर्सन को लोन दे रहे हैं तो वो हमारे लिए असेस्ट होती है। लोन फ्रॉम ए इट इज अवर लाइबिलिटीज एंड लोन टू बी इट इज अवर असेस्ट, एंड ऑल लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल असेस्ट इज डेबिट बैलेंस। आपके पास किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा,
और असिस्ट है तो वो डेबिट बैलेंस शो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट लोन फ्रॉम ए आपके लिए क्रेडिट बैलेंस शो करेगा और अमाउंट लिखा हुआ आपके पास में 1,50,000, आप क्रेडिट कॉलम में लिखोगे 1,50,000। सेकंड लोन टू बी, लोन टू बी का मतलब आप बी को लोन दे रहे हो, इसका मतलब आपके लिए असिस्ट है, इन फ्यूचर वो पैसा आपको मिलेगा। आपकी असिस्ट के लिए हम डेबिट बैलेंस शो करते हैं और इसका डेबिट बैलेंस है 60,000, तो आप अमाउंट कॉलम में शो करोगे 60,000। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जो माल आपने बेचा था वापस आ रहा है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस भेज रहे हो रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस एंड सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। आप हमेशा याद रखिएगा रिटर्न इनवर्ड इज ऑलवेज डेबिट एंड रिटर्न आउटवर्ड इज ऑलवेज क्रेडिट। आपका रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट होता है और आपके पास डेबिट में अमाउंट है 40,000। सेम एज इट इज रिटर्न आउटवर्ड है तो वो क्रेडिट होता है और क्रेडिट में आपके पास में अमाउंट है 70,000। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम इज अवर एक्सपेंसेस, हमने जो प्रीमियम का पैसा पे किया है वो खर्च होता है एंड ऑल अबाउट एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस। चाहे कोई सा भी एक्सपेंसेस क्यों ना हो हमारे लिए डेबिट बैलेंस शो करता है और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्च होता है इसलिए हम उसका डेबिट बैलेंस शो करेंगे। इसका अमाउंट होता है 15,000 रुपए। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस क्लेम। देखिए इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, तो जब आपने बीमा प्रीमियम भुगतान किया है एक रिस्क कवर के लिए, यदि किसी प्रकार की लॉस हो जाता है तो बीमा कंपनी आपको पैसा देगी। यदि कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है और जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा प्राप्त होगा उसी को हम इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं। एक प्रकार से आपके लिए इनकम मानी जाती है और वही इनकम आपके लिए क्रेडिट होगी और यहां आप क्रेडिट बैलेंस शो करोगे 1,00,000 रुपए। इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आपको लिखना है 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है एक्सपेंसेज है और आप जानते हो एक्सपेंसेज के लिए आपको कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। कोई भी एक्सपेंसेस क्यों ना हो सारे ही एक्सपेंसेस आपके डेबिट बैलेंस शो करते हैं। सो आवर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस शोइंग द डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। आपके पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस होगा डेबिट और अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट आपका आता है रेंट एंड रेट्स, ये भी आपके लिए खर्च होता है। दर और किराया, आप किराया पे कर रहे हो आपके लिए खर्च है और अमाउंट होगा आपके इसके लिए 5,000 रुपए। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट टू डेटर्स, आप डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हो। देनदारों को बट्टा दिया जाता है, लेनदारों से बट्टा प्राप्त किया जाता है। हम डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, जब डिस्काउंट अलाउड होता है तो हमारे लिए खर्च होगा और खर्च है इसीलिए आपको डेबिट करना है। अमाउंट होगा आपके पास में 20,000। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, बिल्कुल क्लियर है नाम से लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेज है तो आपको डेबिट करना है ट्रेड एक्सपेंसेज के 70,000। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउ किया है तो आपके उसको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि खर्च होता है। इंटरेस्ट आपके लिए अलाउ किया तो खर्च है, रिसीव करते तो इनकम होती। तो इंटरेस्ट अलाउड एक्सपेंसेस था, आपका अमाउंट दिया हुआ है 25,000, आप डेबिट लिखोगे 25,000। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स से डिस्काउंट रिसीव होता है, डेटर्स को आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। क्रेडिटर्स का मीन्स वो पर्सन जिससे आपने माल खरीदा है, जिससे हमने परचेज किया है, इन फ्यूचर हमें उसको पैसा देना है और जब हम उसको पैसा देकर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होगी। अब इसका अमाउंट आपके पास में है 15,000। नेक्स्ट आता है कार्टेज। देखो कार्टेज को, ठेला भाड़ा को, रेल भाड़ा को, भाड़े जितने भी होते हैं खर्च होता है। कार्टेज हमेशा खर्च होगा चाहे किसी भी स्थिति के अंदर क्यों ना हो। कार्टेज के लिए आपका एक्सपेंसेज है, अमाउंट दिया हुआ है 10,000, आप लिखोगे 10,000 रुपए डेबिट में।
फिर आता है आपका डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए असिस्ट होती है, असिस्ट इसलिए आपको डेबिट करना है 1,40,000 रुपए। उसके बाद आता है पोर्ट चार्जेस। पोर्ट यानी बंदरगाह, ये भी खर्चा होता है आपका। बंदरगाह है, एक्सपेंसेज होते हैं, आपको डेबिट करना होगा। चार्ज लिखा हुआ है बिल्कुल ही क्लियरली, आप इसमें लिखोगे 12,000 रुपए। फिर लिखा रॉयल्टी। देखिए रॉयल्टी रिसीव लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रॉयल्टी रिसीव। रिसीव किए मतलब आपको पैसा आ रहा है, हमारे लिए इनकम है, तो रॉयल्टी रिसीव करिए आपने। 42,000 की इनकम है, इसलिए आपको इसको क्रेडिट करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रोफेशनल फीस रिसीव किया आपने। प्रोफेशनल फीस, पेशेवर जो आपकी इनकम आ रही है, रिसीव कर रहे हो मतलब इनकम है, पेमेंट कर रहे हो मतलब एक्सपेंसेज है। तो प्रोफेशनल फी रिसीव करिए, तो उसके लिए भी आपको क्रेडिट साइड में लिखना है 23,000। नेक्स्ट है आपके पास में कैरिजेज इनवर्ड आउटवर्ड। देखो कैरिजेज कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे वो इनवर्ड है आउटवर्ड है, दोनों ही एक्सपेंसेज होते हैं आपके लिए, और दोनों ही डेबिट करना है आपको। आपके पास अमाउंट है 23,000 एंड 15,000। आपके पास कैरिजेज का अमाउंट है 23 एंड 15,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपके लिए एक्सपेंसिव होता है, चाहे किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट क्यों ना किया हो, वो आपके लिए एक्सपेंसिव है, आप उसे डेबिट करोगे। और अमाउंट है आपके पास में 40,000। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल। देखो कैपिटल हमेशा लायबिलिटीज होती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल आपको डायरेक्टली क्रेडिट करना है, अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपके पास परचेज। परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो फिक्स है, आप याद कर लीजिएगा। परचेज हमेशा डेबिट, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट होते क्यों है, उसका कारण भी हमने आपको पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था। सर हमारी एंट्री तो दोनों अकाउंट में होती चाहिए और डेबिट दोनों में। एक मिनट हो, मैं आपने जो मैसेज लिखा है मैं एक बार फिर देख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं, वेट कीजिएगा। आपने लिखा है कि हमारी एंट्री तो दोनों अकाउंट में होनी चाहिए और डेबिट कार्ड दोनों में लिखा होना चाहिए। नहीं, देखो ऐसा है कि ये जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ना अपन, ये बैलेंस मेथड है हमारे यहाँ पे। ये जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो बैलेंस मेथड से बना रहे हैं, और एक अकाउंट का एक ही बैलेंस होता है, किसी भी अकाउंट का एक ही बैलेंस होता है, चाहे वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा। आप जो कह रहे हो ना, उसका मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। हमारे पास में जो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि आपकी दोनों साइड इक्वल होगी। हम यहाँ पे जब टोटल करेंगे उसकी दोनों साइड इक्वल लेके आएंगे। आज हम दोनों साइड में अमाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस मेथड से बना रहे हैं। ये जो मेथड है वो बैलेंस मेथड है। दो हमारे पास 3 मेथड है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल बैलेंस मेथड। जो टोटल मेथड था उसमें हम अकाउंट के दोनों टोटल दोनों साइड लिखते थे, बट ये बैलेंस मेथड है और बैलेंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आपको उसकी नेचर के बेस पे उसको एक साइड में लिखना होगा। बैलेंस एक ही होता है, चाहे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। वो कैसे पता लगता है, तो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मीन्स अकाउंट कैसा है, असेस्ट होगी तो डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटीज है तो क्रेडिट है। यदि वो आपके पास कैपिटल है तो क्रेडिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। उसके अलावा फिर भी हमने बैलेंस पता करने के लिए आपको एक जो टेबल वगैरह बना के समझाई थी, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस लिंक में डालता हूँ, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, सॉरी। आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा और भी क्लियरली समझ आ जाएगा बैलेंस क्या होता है। लेकिन ये बात आप कंफर्म करिएगा कि एक ही बैलेंस होता है एक अकाउंट का, चाहे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा एक ही बैलेंस, और एक ही साइड में आपको लिखना होगा। फाइनली ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आएगा। वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। हम समझ रहे थे परचेज को लेकर। परचेज का आपका फिक्स डेबिट बैलेंस होता है और उसका अमाउंट दिया हुआ है 4,50,000 रुपए। लास्ट है आपके पास सेल्स अकाउंट। सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है 3,70,000, जो क्रेडिट में लिखना आपको। आपने इस तरह से सारे बैलेंस लिख दिए हैं। अब आप ट्रायल बैलेंस की टोटल लगाओगे, दोनों साइड का टोटल करना है, मींस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। यदि दोनों साइड बराबर आ जाते हैं दैट मीन्स सही है। पहला पॉइंट, आपके बैलेंस टोटल आना ही चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। यदि आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है,
सेकंड ऑप्शन, कि कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाती है जब टोटल नहीं आती है। आप पहली बार में एक बार सही ढंग से लिखो, आप टोटल करो, देख लीजिएगा यदि आपके टोटल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। सेकंड पॉइंट, यदि आपको लगता है कि टोटल में कोई मिस्टेक नहीं है तो एक बार आप सारे अकाउंट फिर से देखिएगा कि जो जिसका नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग ही आपने ट्रांसफर किया है या नहीं किया है। यदि आपका नेचर भी सही है, टोटल भी सही है, फिर भी टोटल इक्वल नहीं आ रही है, तो आप एक अकाउंट ओपन करोगे, सस्पेंस अकाउंट, जैसा इस सवाल में है, आप इस सवाल की टोटल चेक करोगे, आपकी इक्वल नहीं आएगी। ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आगे काम क्या करना है, आपको दोनों साइड का टोटल लगाना है। आप जब दोनों साइड का टोटल लगाओगे, दोनों का इक्वल नहीं आएगा, आपके एक साइड ज्यादा एक साइड कम आएगी। आपके जैसे मैं आपको इसका टोटल हमने किया है, मैं बता देता हूं कि आप जब टोटल लगाओगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 9,70,000 रुपए और डेबिट साइड का आएगा 9,50,000 रुपए। 20,000 का डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर। और वो भी डिफरेंस कहाँ है वो हमें बाद में ढूंढ के निकालना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपके पास डिफरेंस होगा 20,000 इन डेबिट साइड। तो जिस साइड में आपके डिफरेंस आ रहा है, जिस साइड में कम आ रहा है, उधर आप एक अकाउंट खोलोगे और लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड में 20,000 लिख के इसको पूरा करोगे और टोटल लगाओगे 9,70,000। इस क्वेश्चन को आपको पूरा करना है, समझना है। जब तक इस सवाल को आप नहीं करोगे, बैठ के अकाउंट मेंटेन करना नहीं सीखोगे, ट्रायल बैलेंस बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। एक बात और कह देता हूँ, आंख बंद करके इस खाते को सीख लीजिए, इस अकाउंट को या इस चैप्टर को समझ लीजिए। 100% एग्जाम में आता है एक सवाल ट्रायल बैलेंस का, 100% आता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है ट्रायल बैलेंस का। इसी मेथड से आता है, इसी तरह से आपको अकाउंट दे रखे होंगे, उन्हीं से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमने आपको सवाल भेजे थे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले लगभग आपको सेंड किए थे। उन सवालों को इस तरह से ट्राई करोगे, आप इसको भी कॉपी में करोगे। जब तक आपको अकाउंट का नेचर समझ में नहीं आएगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और ये काम आपको उस समय समझ में आता है जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो। एक बार नहीं, 2 बार उस खाते को लिखोगे, 2 से 3 बार देखोगे, तब जाके वो समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। आप लोग ट्राई करोगे और आज मैं आपका वेट करूंगा। 2 दिन तक आपके अकाउंट्स की क्लास नहीं लगी थी, कारण ये था कि कुछ, एक तो मैं छुट्टी पे था और पहले दिन थोड़ा नेटवर्क एरर थी, दूसरी बात आप लोग काम नहीं कर रहे हो। मैं क्लासेस ले जाऊं उससे क्या मतलब है, आप सवाल करके भेजोगे तब मजा आएगा ना। हमने आपको ट्रायल बैलेंस के सवाल सेंड किए हैं, वो आप ट्राई करो, तब जाके आगे हमें भी पढ़ाने का मजा आता है। मैंने सवाल करा लिया, आपने किया नहीं, तब तक क्या मजा आएगा। तो ट्राई करो, उसको करके हमको सेंड करो, ताकि हम एक प्रकार से इंश्योर हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम अशुद्धि सुधार स्टार्ट करेंगे। कल से हमारा टॉपिक होगा रेक्टिफिकेशन एरर। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है, कॉपी में सॉल्व करना है, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम अगली क्लास में उसको कंफर्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हो और आशा रखता हूँ कि आप ये सारा काम करके मुझे सेंड करोगे। धन्यवाद।